कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में एक यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर थे। रेड क्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते मिले थे बॉर्डर्स को ड्रॉ करने के लिए। औरतों की इज्जत लूट ली गई। रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई अपनी मंजिलों तक पहुंचा। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन। इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने इस पूरी दुनिया के निजाम को हिला कर रख दिया। लाइक 1947 का पार्टीशन, जिसमें 2 अलग अलग रिलीजियस की बुनियाद पर मुल्क वजूद में है। इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो लोग उस पर र्यूमर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद देखने को मिला है। ना इस बात को इमेजिन करें कि एक बंदा जिसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वो उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। सेम यही सवाल मेरे दिल में हमेशा आता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें आजादी आखिर दी ही क्यों। ये सारा कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो चलते हैं टू द पॉइंट कहानी की तरफ। 1947 इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन, इंसानी तारीख की सबसे खूनी तकसीम, जिसमें 1-2 मिलियन लोग मारे गए और यहाँ तक कि 15 से 16 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हजारों औरतें अपनी इज्जतें खो बैठी, गांव के गांव जला दिए गए, और रेलगाड़ियां जब अपनी मंजिलों तक पहुंची तो हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। सारा कुछ किस लिए? एक अलग मुल्क बनाने के लिए, या इसमें भी ब्रिटिशर्स की कोई एक अलग ही गेम थी? 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन ने बिना किसी कंसल्टेशन के इंडियन सोल्जर्स को वॉर में घसीट लिया। बीबीसी के हिस्टोरिकल आर्काइव्स के मुताबिक 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने इस जंग में हिस्सा लिया। ये नंबर इतना बड़ा है कि ब्रिटिश के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी कॉलोनी का था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स को हमें आजाद करने पर 3 मेजर रूल्स ने काम किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कर्जे। अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर्स का लोन लिया गया। सेकंड, पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यूज गिर गई थी। यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन प्रायोरिटी बन चुका था। कॉलोनीज के लिए पैसा बचा ही नहीं था। 1946 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक हिस्टोरिकल आर्टिकल में तो ये भी लिखा हुआ था, ब्रिटेन इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू होल्ड इंडिया विदाउट रिस्किंग ए कंप्लीट फाइनेंशियल कोलैप्स। अगर वो खुद इंडिया को नहीं छोड़ेंगे तो उनकी अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। ये लकीर खींच गई, मिटाए नहीं मिटेगी। मोहनदास करमचंद गांधी का विजन क्लियर था, एक सेकुलर यूनाइटेड इंडिया, जहां सब रिलीजन इक्वल होंगे। गांधी ने अहिंसा को वेपन बनाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स 1920, सिविल डिसोबीडियंस 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने हजारों इंडियन लीडर्स को जेल में डाल दिया। लेकिन गांधी का इन्फ्लुएंस अभी भी कम नहीं हुआ था। उनका मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश से छुटकारा नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी है। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी, और कम्युनल टेंशंस भी बढ़ रही थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में एक यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर थे, लेकिन 1930s के बाद उन्होंने देखा कि हिंदू मेजोरिटी में मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, एक अलग मुस्लिम होमलैंड का फॉर्मल डिमांड रखा। 1945 से 1946 के दरमियान इलेक्शंस ने ये बात साबित कर दी कि मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर मुस्लिम का क्लीन स्वीप हुआ है। 74 out of 86 मुस्लिम सीट्स। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने रिकॉल दिया, जिसके रिजल्ट्स में कोलकाता में कम्युनल रिवॉर्ड्स पर 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद नोहाकली यानी कि ईस्ट बंगाल और बिहार में काउंटर रिवॉर्ड्स हुए। कम्युनल वायलेंस इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये लिखा था, अ यूनाइटेड इंडिया इज नाउ एन इम्प्रैक्टिकल ड्रीम। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रेशर भी बढ़ चुका था। 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन बना, जिसमें कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस देने का प्रेशर और बढ़ गया था। अब अमेरिका ओपनली एंटी कॉलोनल सेटेंस ले रहा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वॉर के दौरान चर्चिल को लिखा था कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड में कॉलोनीज को फ्रीडम मिलना चाहिए। अब सोवियत यूनियन भी ऐसे में एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा चला रहा है। ब्रिटिश समझ चुके थे कि अगर वो खुद पीसफुली यहाँ से नहीं गए तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल दिया जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया, इंडिया को 2 सोवरियन स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा, और वो 2 स्टेट्स होंगी इंडिया और पाकिस्तान। इस सब में रेड क्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते मिले थे बॉर्डर्स को ड्रॉ करने के लिए। पंजाब और बंगाल को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। गांधी ने पार्टीशन को कभी दिल से तस्लीम किया ही नहीं था, लेकिन उसने सिविल वॉर से बचने के लिए ओपोज भी नहीं किया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुसलमानों की फाइनल विक्ट्री कहा।
14 से 15 मिलियन लोग अपना घर छोड़कर बॉर्डर के दूसरी साइड चले गए। उन एस्टिमेट्स के मुताबिक 1-2 मिलियन लोग वायलेंस में मारे गए, औरतों की इज्जत लूट ली गई, हजारों बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके थे। लाइफ मैगजीन ने 1947 में अपने कवर पेज पर रिफ्यूजी कैंपस की तस्वीरें लगाई, जिन्होंने आज तक दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या ये वही लोग हैं जो आपस में खुशी और प्यार से रहा करते थे। खैर, इस सब के बाद लाखों लोगों की कुर्बानियों और कायदे आजम की काफी कोशिशों के बाद हमें 14 अगस्त को पाकिस्तान देखने को मिला। ये मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम फ्रीडम से कुछ भी कर सकते हैं। सुनाओ, ये मुल्क हमें बहुत ही भारी कीमत चुकाने पर मिला है। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आजादी। पार्टीशन सिर्फ एक बॉर्डर ड्राइंग एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक खूनी कुर्बानी थी जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स, ब्रिटिश इकोनॉमी के कोलैप्स, गांधी और जिन्ना के विजन्स, कम्युनल टेंशंस का नतीजा थी। आज सवाल ये है कि 78 साल बाद क्या हमने वाकई में वो पाकिस्तान बनाया जिसका ख्वाब उन लाखों लोगों ने देखा था? और एक मेरा पर्सनल सवाल, क्या हम इस मुल्क में वाकई आजाद हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।